हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट कंसेप्ट देखेंगे अपन एक्सरसाइज 3.2 से पहले का। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डोमेन एंड रेंज का। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है, तो एक बार मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स लेके चलता हूँ। देखो, आपके पास यहाँ पर ये अपने फिगर अपन जो भी पढ़ रहे हैं अपन इसी से समझ रहे हैं ना। इसका मतलब इस फिगर के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जितने भी आपके पास एवरी यूनिट सर्कल होंगे, जैसे मैंने यूनिट सर्कल बोला यहाँ पर, जैसे मैंने यूनिट सर्कल बोला, इसका मतलब मैं रेडियस क्या मान रहा हूँ, 1 यूनिट मान रहा हूँ। इसके लिए जो आपका पॉइंट होगा पी ए बी, इसकी मुझे आपको लिमिट बतानी है। सर लिमिट कैसे बतानी है? यानी ए कहां से वेरी करेगा, -1 से 1 के बीच में ए की वैल्यू होगी। कहां से होगी? -1 से 1 के बीच में, मतलब लास्ट वैल्यू -1 होगी और ए की मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, 1। उसी तरीके से बी की जो वैल्यू होगी ना, वो भी -1 से 1 के बीच में लाया करेगी। करेगी नहीं करेगी? हाँ सर, ये मुझे कैसे ऐसे भी पता है कि ऑब्वियस बात है, आप cos x की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखोगे तो वो -1 है। सॉरी, साइन एक्स की वैल्यू देखोगे या कॉस एक्स की वैल्यू देखोगे तो उनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू आपको -1 मिलेगी या फिर 1 मिलेगी। इनके बीच में मिलेंगी सारी वैल्यू, इनके बाहर कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर ये वैल्यू ए से बी है तो मुझे बताओ साइन एक्स जो है, क्या उसकी भी एक लिमिट बन गई क्या मेरे पास? हाँ सर, लिमिट तो बन गई साइन एक्स की। और उसी तरीके से कॉस एक्स की भी एक लिमिट बन गई है। बनी कि नहीं बनी, ये बताओ। ये लो, ये कॉस एक्स की लिमिट हो गई। इससे एक चीज क्लियर हो गई, जो साइन एक्स है उसकी लिमिट हो गई है आपके पास -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 को। और उसी तरीके से जो कॉस एक्स है वो भी बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। समझ गए क्या? ठीक है सर। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए डोमेन और रेंज निकालने के लिए। ये वाली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब सुनना, आगे मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो, साइन एक्स की लिमिट मिल गई, कॉस एक्स की लिमिट मिल गई, -1 से 1 के बीच में मिलती है, ठीक है। अब आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखना कैसे। इसके साथ साथ मुझे एक चीज और पहले से पता है, क्या? जो साइन एक्स होता है वो 0 होता है किस केस में? व्हेन x इक्वल्स टू एन पाई। ये आपको भी मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एंड n जो है वो बिलोंग्स करता है इंटीजर्स को। और ये मैंने बताया था आपको, cos x होता है ना, वो भी 0 होता है। कब? जब n की वैल्यू क्या होती है, 2n+1 पाई/2 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये दो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी, बताई थी ना अपन ने, ठीक है। अब इनका यूज लेंगे हम, देखना है कैसे। आ, ये देखो, यहां पर आ गए अपन डोमेन और रेंज के लिए। अब आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट केस देख लो, y इक्वल्स टू, अगर आपके पास साइन एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, y इक्वल्स टू साइन एक्स दे रखा है आपको, तो यहाँ डोमेन क्या होगा? अब डोमेन और रेंज क्या होता है, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पहले से पता होगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, 2 भी देख चुके हैं, उनमें डोमेन और रेंज का जो भी रोल है वो आपको पता है। डोमेन का मतलब मैं कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ इसमें। सर आप कहोगे, सर मैं एक्स की जो है सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ इसमें, सारी। तो सारी वैल्यूज को क्या कहते हैं हम? आर आपको डिनोट कर रहा है किसको? रियल नंबर को, ठीक है सर। और रेंज क्या निकल कर आएगी? सर रेंज जो निकल कर आएगी, आउटपुट की बात कर रहा हूँ, आउटपुट किसको बिलोंग करेगा? आपके -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में, ठीक है सर, ये आ गया समझ में। सेकंड सुनो, y इक्वल्स टू, अगर आपके पास cos x है तो यहाँ डोमेन क्या पुट हो सकता है? सर ऑल, सारे, कोई भी रियल नंबर पुट करो आप यहाँ पे, उस सबकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। लेकिन जो रेंज बनकर आएगा मेरे पास, यानी आंसर बनकर आएगा, आंसर मेरे पास जो है वो ऑलवेज क्या निकल कर आएगा भैया? मेरे पास आंसर जो निकल कर आएगा वो बिलोंग्स करेगा -1 से 1 को बीच में। एक्स इन वाई करना भाई इसको, है ना, एक्स नहीं, y हमारा पूरा आंसर है और x जो एक पर्टिकुलर वैल्यू में इसमें पुट कर रहे हैं। रेंज मतलब क्या है? मेरे पास y है जो पूरा निकल कर आ रहा है मेरे पास, ठीक है सर। तो ये y होगा यहाँ पे। y किसको बिलोंग करेगा? -1 से 1 को बीच में, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल में आपको, कि साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए क्या सीन है। अब आता हूँ मैं थर्ड केस पे। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ना, अब आपको जो है समझ में आएंगी चीजें। थर्ड केस में ले रहा हूँ y इक्वल्स टू टेन एक्स के लिए। अब देखो, टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस कंडीशन के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्स जो है वो नॉट बिलोंग्स होगा 2n+1 पाई/2 से, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये वाली वैल्यू अगर मैं इसमें, अब ये वाली वैल्यू का मतलब क्या है? ऑड इंटीजर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, जैसे कि 3 पाई/2 हुआ, जैसे कि 5 पाई/2 हुआ। ये मैंने सिखा दिया है आपको पहले, है ना। इससे ये नहीं देखा ना तो आपने इससे लास्ट वाला लेक्चर देख, उसमें बताया ये। अगर आप यहाँ पे कोई भी वन इंटीजर पुट करो, 2 वन जा 2 और 1 कितना हो गया? 3 पाई/2। आप जैसे पुट करोगे यहाँ पे cos x में तो कितना हो जाएगा? 0। 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, इसलिए नॉट बिलोंगिंग्स टू है। तो आप मुझे बताओ इसका जो डोमेन है वो क्या होगा?
सर डोमेन हो जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर मैं एक्स की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूं एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2 को छोड़ के। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है ना कि सारे रियल नंबर केवल इसको छोड़ दो, माइनस साइन लगा हुआ ये लगा हुआ है, इसका मतलब इस वाली डिजिट को इसमें से माइनस करना था, इसको छोड़ देना, इसके अलावा सारे वैल्यू पुट कर देंगे। और एन बिलोंग्स कर रहा है किसको, इंटीजर्स को। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर। और जो रेंज निकल कर आएगी यहाँ पर आपके लिए, रेंज क्या निकल कर आएगी सर? रेंज होती है वाई। सर ये ऑल रियल नंबर है मेरे पास, रेंज में मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, चलो अगला देखो फोर्थ केस। y इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ tan x ले लिया मैंने, अब cot x ले लेता हूँ, सिमिलर है इसलिए साथ में बता रहा हूँ। cot x में क्या होता है, cos x अपॉन sin x होता है। अब आपको पता है x जो है इस वाली कंडीशन में अपने पास x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू, ये जो x दिख रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है ये x, ये वाला x, हाँ सर दिख तो रहा है। अब यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू पुट करूं ना करूं जिससे ये जीरो आ जाए? भाई x की वैल्यू आपको पता है, अगर मैं n पाई के फैक्टर में करूं, पाई मतलब 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, पाई, इन सब में जीरो होती है एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। फेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने साइन पाई कर देते, मान लो अपन यहाँ पाई कर देते पुट, एन की वैल्यू में 1 पुट कर देता या पाई पुट कर देता, तो साइन पाई कितना हो जाता आपके पास? जीरो हो जाता। डिनोमिनेटर में जीरो आता है कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आता। समझ गया? तो गलत हो जाता ना मामला, तो इसलिए अपन ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो जब मैं इसका आपसे डोमेन कहूंगा तो आप क्या कहोगे? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस n पाई। ये n पाई पुट नहीं करना भाई सब, आपको समझ गए? इस n पाई को छोड़ दो, इसको माइनस कर रहा हूं मैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और रेंज क्या आएगा मेरे पास? सर रेंज आ जाएगा मेरे पास y बिलोंग्स टू आर ऑल रियल नंबर। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर ये तो आ गया। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट वाली स्लाइड में 4 हो गए, दो और बताते हैं। नेक्स्ट वाला देखो आप, फिफ्थ वाला देखो कौन सा आ गया यहाँ पे। फिफ्थ वाले केस में कौन सा रह गया है? कॉट एक्स, कॉसेक एक्स रह गया आपके पास, है ना। y इक्वल्स टू, एक मिनट यार, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। ठीक है सर, सुनना, y इक्वल्स टू कॉसेक एक्स का मतलब क्या होता है सर? 1 अपॉन साइन एक्स, यही होता है। ठीक है सर, अभी अभी मैंने आपको साइन एक्स की लिमिट बताई है, अभी अभी साइन एक्स की लिमिट बताइए। तो डोमेन क्या होगा आपके पास? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन x यानी इसमें से n पाई को छोड़ दो सब आप, n बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई cosec का मतलब 1/sin x है। x में क्या वैल्यू पुट करूं, यानी पाई का अगर मल्टीपल कोई भी यहां पुट करूंगा तो साइन जीरो हो जाएगा, जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, यानी मैं n पाई पुट नहीं कर सकता, रियल नंबर में बाकी सारे पुट कर दूंगा। और जो रेंज निकल कर आएगी मेरे पास, रेंज क्या होती है? y। ये बिलोंग्स करेगा किसको सर? इसकी लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है? सबसे पहले तो यूनियन का मतलब होता है इनके बीच की वैल्यूज और इनकी बीच की वैल्यूज। और भाई देखो -1 से 1 के बीच में क्या आता है? जीरो आता है। जीरो आ सकता है कि इसमें? किसी भी सूरत में नहीं आएगा सर, जीरो, जीरो आएगा ही नहीं। अरे भाई यार देखो, ऊपर तो 1 है, आप सोच के देखो, ऊपर 1 है और नीचे मैं जीरो ला नहीं रहा हूं, नीचे जीरो आती है तो खेल खराब हो जाएगा। तो जीरो कैसे आ सकता है बताओ? जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता है सर? तो जीरो के अलावा सारे रियल नंबर आ सकते हैं, जीरो के अलावा सारे रियल नंबर आ सकते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आपको जीरो नहीं चाहिए, इसके अलावा ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज ले लो, उनको ऐसे तो लिखूंगा, और कैसे लिखूंगा यार? समझ गए नहीं समझ गए? चलिए आगे बढ़ू, बढ़ो सर बढ़ो, बढ़ते चलो। सिक्स केस देखो, y इक्वल्स कॉसेक एक्स हो गया। नेक्स्ट में ले रहा हूँ सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है कायदे से। अब आपको पता है, अभी अभी बताया था मैंने आपको, अभी इससे लास्ट वाले में डिस्कस किया अपन ने, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाय 2। ये वाला जो फैक्टर्स है ना, वो x में पुट मत करना भाई, है ना, वरना नीचे जीरो हो जाएगा। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। और जो रेंज आएगी मेरे पास वो क्या आएगी? y बिलोंग्स टू, अगेन मेरे को यहाँ पे आंसर में जीरो नहीं आ सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये समझ रहे हो ब्रैकेट्स का खेल? इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट रहेगा एक्सक्लूड वाला, और 1 जो है ये इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, समझ गया ना ब्रैकेट लगाने का मतलब क्या है ये? ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास रेंज, ये आ गई रेंज। ये होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर हुआ?
आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताना आप मुझे कमेंट्स में, बाकी मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं मैं आपको, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है सर, अब ये इंक्रीज डिक्रीज वाला फंक्शन क्या है वो समझो। देखो अभी मैंने आपको टेबल बनवाना सिखाया था, ठीक है। टेबल के हिसाब से बताऊं मैं आपको तो ये 0 डिग्री, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय, ऐसा ही था। हाँ सर था तो ऐसा ही। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साइन की कंडीशन बताओ आप मुझे, यहाँ पर साइन की कंडीशन। आप कहोगे सर साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है, पाई पे फिर से 0 होता है, इस पे जो है -1 होता है और 0 होता है। अब आप साइन पे नजर दौड़ाओ, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1 कर रहा है नहीं कर रहा है ये बताओ। हाँ सर कर रहा है। फिर डिक्रीज कर रहा है, 1 से 0 कर रहा है नहीं कर रहा, बताओ। फिर डिक्रीज कर रहा है 0 से -1 और छोटा होता है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है -1 से 0, बताओ सही बनाया कि मैंने? बिल्कुल सही बनाया। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो आप वो टेबल देखो, मैंने अभी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में जो टेबल कराई ना आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उस टेबल को देखो तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस टेबल में सारी वैल्यूज है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी सब, समझ गए? अब मान लो मैं इस कॉस की जगह, इस साइन की जगह कॉस लिख देता हूँ, तो इस 0 की जगह 1 आ जाएगा, इस 1 की जगह 0 आ जाएगा, इस 1 की 0 की जगह -1 आ जाएगा और इसकी जगह 0 आ जाएगा। ऐसा ही होगा ना? अब कॉस को देखो, डिक्रीज कर रहा है पहले 1 से 0, फिर डिक्रीज कर रहा है 0 से -1, फिर इंक्रीज कर रहा है -1 से 0, और फिर इंक्रीज कर रहा है 0 से 1। बताओ समझ में आया कि सही है कि मैंने सही लिखा है कि? यहाँ सर ये आप उस एक टेबल से जो स्टार्टिंग में करे उससे पता कर सकते हो, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आते हैं भैया टेन पर। टेन को अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में तो टेन 0 डिग्री से आप पाओगे भाई। टेन वाली देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है सर। अभी अभी मैंने बताया आपको साइन के अंदर तो 0 होता है और उसमें 1 होता है, तो टेन 0 की कंडीशन क्या होती है? 0 होती है। टेन 0 की कंडीशन क्या होती है? 0 होती है। और टेन 90 की कंडीशन पे जाओगे ना तो इन्फिनिटी होता है। टेन 90 कंडीशन पे जाओगे, इन्फिनिटी होता है। फिर 180 पर आओगे, फिर इस पर आओगे, तो ये जैसे मैं आपको टेबल ही दिखा देता हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 1 मिनट रुको। देखो, ये देखो ये रहा टेन, टेन 0 डिग्री देखो, और 90 देखो, 90 मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बना देता हूँ इनकी जगह साइन, है ना? आया समझ में? कुछ नॉट डिफाइंड लिखो, इन्फिनिटी लिखो, एक ही बात है। 0 है, फिर नॉट डिफाइंड है आपके पास, फिर देखो 180 के ऊपर 0 है, फिर 270 पे नॉट डिफाइंड है, फिर 360, मतलब वही वाली चीज हो गई। आया कुछ समझ में? तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। आ गया भाई। हाँ, कि टेन वाला जो केस है उसमें यहां भी 0 रहेगा, यहां भी 0 रहेगा, यहां इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी, समझे? अब देखो, 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक बढ़ गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बढ़ गया, तो ऑब्वियस बात है इंक्रीजेस हो गया इस वाले केस में। फिर आपके पास इंक्रीजेस हुआ कहां से? -इन्फिनिटी से 0 की तरफ। कहां से इन्फिनिटी हुआ? फिर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट देखो, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। तो उस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो -इन्फिनिटी से 0 की तरफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझना है इस बात को, मेरी बात को, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है इस वाले केस में। फिर 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, उस टेबल को देखोगे तो 0 से इन्फिनिटी फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर -इन्फिनिटी से 0 जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। कुछ समझे यहाँ पे? ठीक है सर, समझ गए। अब एक बात और सुनना मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आप इसको किसी और तरीके से भी समझ सकते हो क्या? तीनों की जो वैल्यूज हैं वहां पे, उनसे आपको क्वाड्रेंट्स के अंदर इमेजिन करना है कि वैल्यू जो है पहले बढ़ रही है या घट रही है, पहले बढ़ रही है या घट रही है। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं? ये 90 होता है, फिर 90 से 180 होता है। आपको केवल ये देखना है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसमें वैल्यूज बढ़ रही है कि घट रही हैं, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, केवल वो आपको ध्यान रखना है, उससे आप इंक्रीज और डिक्रीज बता सकते हो। आया समझ में? ये सारे आपको नेक्स्ट वाले आपको इमेजिन करना है भैया। कैसे इमेजिन करोगे इनको? जस्ट उल्टा। अरे यार, साइन वाला इंक्रीज हो रहा है तो कॉट वाला, वो सॉरी, ये साइन वाला क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो कॉसेक वाला क्या होगा? डिक्रीज, क्योंकि इसका उल्टा होता है। साइन वाला डिक्रीज हो रहा है तो कॉसेक वाला इंक्रीज हो रहा है। साइन वाला डिक्रीज हो रहा है तो कॉसेक वाला इंक्रीज हो रहा है। साइन वाला डिक्रीज हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है भैया, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, सही करना है इनको। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट थोड़े गलत लिख दिए, है ना? ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। आया कुछ समझ में? ठीक है सर, आ गया यहां तक भी। अब लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ये आपको समझ में, आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखना वो चार्ट लेके, ठीक है? आ जाएगा, बुक में दे रखे हैं वैसे आपके सब कुछ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं,
अब मैं कह रहा हूं आपसे कि अब अपन ग्राफ समझ लेते हैं इसका, ठीक है? ये वाले पॉइंट्स हो गए क्लियर। अब आ जाओ ग्राफ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे आपके एनसीईआरटी में तो कोई ग्राफ दे नहीं रखा है, बट आप आरडी वगैरह करोगे या और एमएस आर एस अग्रवाल वगैरह करोगे तो वहां पे आपको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और जेई के अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है, ग्राफ के ऊपर पूछता ही पूछता है। ग्राफ दे देगा, उसका फंक्शन पूछेगा, फंक्शन दे देगा, उसका ग्राफ पूछेगा। 101% है, आप देख लेना, चेक करना, पेपर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अब देखना ग्राफ कैसे समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अभी अभी अपन ने देखा कि ये साइन की जो वैल्यूज है, देखो साइन की वैल्यू से समझाता हूँ। साइन 0 डिग्री पे क्या है? जीरो है। साइन 180 डिग्री पर भी क्या है? जीरो है। साइन 90 डिग्री पर क्या है आपके पास? वन है। और साइन 270 डिग्री पर क्या है आपके पास? -1 है। अब आप इधर देखो, साइन की वैल्यू पहले, अगर मैं इससे चलूं तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जीरो से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो भी इंक्रीज डिक्रीज बताया ना, वो इसीलिए समझाया मैंने आपको ना। तो सर ये जीरो से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? और इंक्रीज होके ऐसे गिर रहा है। इमेजिन करो इसको, ऐसे इमेजिन करो 0 से 180, और इसी को आप ग्राफ में बना दो। ये लो, ये लो सर, बन गया ग्राफ। बना कि नहीं बना? और 90 पे स्टैंड खड़ा है। हाँ सर खड़ा है, यानी 1। फिर देखो 180 से जो ग्राफ आ रहा है वो ऐसे करके ऐसे जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा है? हाँ सर जा तो रहा है जबरदस्त कंसेप्ट। ये देखो -1 है, बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर। उल्टा भी भेज सकते हो, 0 से 180, 180 मतलब नेगेटिव की तरफ भेजोगे आप, नेगेटिव की तरफ 180 भेजोगे तो वापस ये रहेगा भाई, -180 मतलब -180। यहाँ इमेजिन कर लो उल्टा, ठीक है? फिर 180 से चलोगे तो लाइक डेट। समझ गए? तो ये ग्राफ है, इन इन वैल्यूज पे ये 1 होगा, और नीचे वाली वैल्यूज पे -1 होगा। समझ गए? ये लो ग्राफ हो गया, सिंपल। बना सकते हो आप खुद से यार, बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाला कंसेप्ट आना चाहिए। नेक्स्ट बताता हूं मैं कॉस वाला। कॉस में इसका जस्ट उल्टा है। कॉस में इसका जस्ट उल्टा है। कॉस 0 डिग्री में 1 है, कॉस 180 में -1 है, कॉस 90 में 0 है, और कॉस 270 में भी 0 है या नहीं है? बिल्कुल है सर। अब देखो, अगर मैं कॉस का ग्राफ बताऊं तो कॉस 0 डिग्री यहां होता है, 90 डिग्री होता है। कॉस जो है वो 1 से चलता है भाई, यहां पे 1 होता है, यहां पे 0 होता है, यहां पे -1 होता है, यहां पर 0 होता है। तो कॉस का ग्राफ 0 से जो है खड़ा होके चलता है, ऐसे खड़ा होके। 0 वाला जो केस है ना, उसमें उसकी कुछ वैल्यू है ना, उससे वो डिक्रीज हो रहा है कायदे से देखा जाए तो। पहले 1 है, 1 से गिर रहा है वो। तो मुझे ग्राफ कहां से स्टार्ट करना चाहिए? यहां से स्टार्ट करना चाहिए। कहां से स्टार्ट करना चाहिए? यहां से, क्योंकि ये 1 से 0 पे डिक्रीज हो रहा है। अभी मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट सिखाया ना, वो इसीलिए सिखाया कि ग्राफ 0 से 90 पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो आप ऊपर से बनाओ ग्राफ, नीचे से मत बनाओ इस बार ग्राफ, ऊपर से बनाओ। ऊपर से सर 90 पे आएगा ऐसे करके, है ना? 90 पर 0 तो देखो नीचे वाला 0 तो है। फिर 0 से ये 90 वाले जो केस है उससे 270 जो ये केस में आ रहा, तो देखो सर 0 से -1 फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर -1 से 0 फिर इंक्रीज हो रहा है। हाँ 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 हाँ, हो रहा है हो रहा है हो रहा है। समझ में आया? कुछ पकड़ रहे हो ना चीजों को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे? फिर 270 से फिर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 0 से 1 पे जा रहा है। तो ये जो इंक्रीज डिक्रीज वाला कंसेप्ट है, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर एक कंसेप्ट भी आपको समझने में कम रह गया ना, तो मान के चलो अगला कंसेप्ट आपको फिर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है कॉस का ग्राफ। समझ गए? देखो ये 0 होता है इन सब केस पे, और इन सब केस पे 1 होती है वैल्यू, यानी कि लाइक 180 पर भी 1 रहेगी, 360 पर भी 1 रहेगी, मतलब -1 या जो भी है। ये नीचे देखो -1 रहेगा इसमें, इस केस में +1। क्लियर हो गया है तो ठीक है सर। ये हो गया कॉस थीटा ग्राफ। अगला सुनो, अगला और भी जबरदस्त है। आ जाओ भाई टेन थीटा ग्राफ पे। अब ये बताया था मैंने आपको, टेन थीटा वाला। हाँ सर बिल्कुल बताया था। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपको पता है, टेन 0 डिग्री पर कितना होता है? 0 होता है, नहीं होता? हाँ सर होता है। टेन 0 डिग्री पर 0 है, तो टेन 180 पर कितना होगा? सर 0। टेन 90 पर कितना होगा? सर नॉट डिफाइंड, ठीक है? और टेन 90 पर ये हो गया, तो 270 पर भी क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है सर, सुनना मेरी बात। टेन वाले केस को देखो, टेन वाले केस को देखो। टेन वाले की वैल्यू जो है वो 0 से, जब मैं 90 पर जा रहा हूं 0 से, और जब मैं 90 पे जा रहा हूं, अभी समझाया मैंने आपको यार, ये देख लो यार, अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा। 0 से इंफिनिटी पर जा रहा हूं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो है
जीरो से इन्फिनिटी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है इंक्रीज कर रही है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, सेकंड क्वाड्रेंट में भी है ना। देखो ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से 90 है, ये इंक्रीज कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। सेकंड में देखो सीधे मैं 180 से लूंगा ग्राफ उसका, कहां से लूंगा, 180 से, भैया 90 हो गया, ये आपके पास वैल्यू क्या हो गया 90, ये एग्जैक्टली 90 पर इस तरीके से इसके पास पास चलेगी वैल्यू ना, इसके तरीके से इसके पास पास चलेगी वैल्यू। अब देखो सेकेंडली मैं कह रहा हूं आपसे, ये 0 से 90 तक जाते वक्त ये बढ़ेगी वैल्यू। देखो 0 से, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो ये इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ठीक है। अब देख लो आप 180 से 270 देखो, 180 से 270 यानी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में देख लो इंक्रीज कर रही है, थर्ड क्वाड्रेंट ये देखो इंक्रीज कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है, हाँ सर कर तो रही है। आ रहा है कुछ समझ में, तो कहाँ कहाँ इंक्रीज कर रही है वो बना दिया है मैंने आपसे, कहाँ कहाँ पे इंक्रीज करेगी वो बना दिया है मैंने आपसे। और देख लो आप 10 वाली जो वैल्यूज है सारे के सारे इंक्रीज है, सारे के सारे क्या है, इंक्रीज है, दिख रहे हैं, बिल्कुल सर दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपके पास, ये 90 होता है, ये 270 हो गया, ये बीच में 180 हो गया, ठीक है। किस किस वैल्यू से ये इंक्रीज करेगी, नेक्स्ट देख लो आप भाई, ये कॉट का है भाई है ना, ये सेक का है, कॉसेक का, ये कॉट का है, लिखा नहीं है इस पे लिख देता हूँ। अब कॉटेक्स में क्या रहता है, सेम कंसेप्ट है भाई, कॉटेक्स के अंदर भी, कॉटेक्स के अंदर वैल्यू हो जाएगी आपके पास उल्टा जस्ट डिक्रीज, कॉटेक्स में देखो सब वैल्यूज डिक्रीज होंगी, ये इन्फिनिटी से जीरो डिक्रीज हो रही है, फिर ये जीरो से जो है माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर इन्फिनिटी से जीरो आएगा, फिर जीरो से माइनस इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज वैल्यू कैसे बनाएंगे सर, ऐसे बनाएंगे, ऐसे 90 वाले केस पे ये आपके पास जो है 3 पाई बाय 2 270 आ गया इस केस पे, ये सारे ग्राफ कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल सर। नेक्स्ट देख लो sec x है आपके पास, y इक्वल्स टू sec x, तो sec x के अंदर पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज करे, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, है ना। देखो उसमें sec x पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, देख लो आप। तो जीरो से -π/2, ये 0 से 90, 0 से 90 पे देखो इंक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है नहीं कर रहा है। और इधर देख लो यहां से जाएगा तो ये भी इंक्रीज करेगा लाइक डेट, और 3 π/2 ये वाला एरिया ना, ये वाला फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, इसके अंदर देखो डिक्रीज करेगा ये, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ये, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला जो ग्राफ बच रहा है आपके पास cosec x, cosec x का ग्राफ कैसे रहेगा भैया, ये जीरो है और ये आपके पास जो है 180 डिग्री है, ये जीरो हो गया, ये 180 हो गया। अब cosec का ग्राफ कैसा रहेगा, लाइक दैट, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर 90 पर आया, क्योंकि आपको पता है साइन 90 भी 1 होता है, तो कॉसेक 90 भी कितना होगा, 1 होगा, उसका रेसिप्रोकल है। फिर वापस इंक्रीज करेगा, पहले डिक्रीज कर रहा है सॉरी, पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, समझ गए यहां तक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ग्राफ्स रहेंगे आपके पास। ग्राफ से रिलेटेड आपकी वैसे बुक में कोई क्वेश्चन दे नहीं रखे हैं एनसीईआरटी में, बट हाँ बेसिक कंसेप्ट है, तो आगे प्रिपरेशन वगैरह करते हो जेई वगैरह तो वहां यूज आएगा, या फिर आप आरडी वगैरह करेंगे तो वहां हम बहुत सारे ग्राफ बनाना सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के। अभी केवल मैंने आपको ऊपर ऊपर से कुछ आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से ग्राफ बनेंगे और किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज का यूज करके आपको उनके ग्राफ बनाने होते हैं। आ गया समझ में, ठीक है। अब सीधे अपन नेक्स्ट मिलेंगे इसके एग्जाम्पल्स पर और सीधे एक्सरसाइज पे टूट पड़ेंगे, ठीक है। चलिए।